हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज के लेक्चर में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों की उड़ान कार्य पुस्तिका के चरण 2 की शुरुआत करने जा रही हूं और मैं आपको कराऊंगी गणित विषय के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन। इससे पहले भी कक्षा 7 का फेज 1 की उड़ान कार्य पुस्तिका का हल मैं करवा चुकी हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले इस लेक्चर के नीचे आने वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पर है पाठ 1 गणित कक्षा 7। पाठ का नाम है बीजगणित की ओर। ठीक है, बीजगणित की ओर यानी हम बीजगणित की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कैसे चल रहा है। सबसे पहले है बूझो संख्या। ये 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। रजत और साक्षी किसी सोची गई संख्या के बारे में संकेत लिखकर संख्या का अनुमान लगाने का खेल खेल रहे थे। ये रजत है, ये साक्षी है, दोनों खेल खेल रहे हैं। दोनों एक दूसरे द्वारा सोची गई संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप भी उनके द्वारा सोची गई संख्या का पता लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं पता लगता है या नहीं। रजत क्या कह रहा है, देखना बे ध्यान से। रजत कहता है यह 80 के आधे से छोटा है। 80 का आधा यानी कि 40, तो वो संख्या 40 से कम है। 3 दहाई से बड़ा है। 3 दहाई का मतलब 30 से बड़ा है। 4 दहाई से कम है यानी 40 से कम है। 30 और 40 के बीच में है। आगे चलते हैं। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। अब 30 और 40 के बीच की सारी संख्या देख लो। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। 40 से कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो वो कहाँ है? यहाँ है। 35 के अंदर इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 3 है और 3 5 से 2 कम है और संख्या के अंकों का योग 8 है। 3 और 5 का योग कितना है? 8 है। तो वो संख्या क्या बन गई? 35 बन गई। मिल गई हमें संख्या। समझ आ गई बात? तो ये कहता है, रजत पूछ रहा है कि मेरी सोची गई संख्या क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे वो संख्या है 35। आगे बढ़ूँ। अब साक्षी क्या कहती है, नाम देख लो दूसरे बच्चे का, साक्षी है। साक्षी क्या कहती है, यह 80 के आधे से छोटा है यानी 40 से कम है। 3 दहाई से बड़ा है, 4 दहाई से कम है यानी कि वही 30 और 40 के बीच है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है। दहाई का अंक 2 ज़्यादा है यानी 31 है। 31 में 3 और 1 का जोड़ कितना आएगा? 4 आएगा। संख्या के अंकों का योग 4 है यानी संख्या क्या बन गई? 31। तो मेरी सोची गई संख्या क्या है? 31 है। हो गया। तो रजत की सोची गई संख्या क्या आई? 35 आई। साक्षी की सोची गई संख्या क्या आई? 31 आई। बहुत ही आसान सी पहेली थी। अब ये कह रहा है, आगे चलते हैं, आप भी इस प्रकार की पहेलियां बनाएं और अपने सहपाठियों के साथ यह खेल खेलें। तो आप भी इस तरह की कोई भी पहेली बना सकते हो। मान लो कह दो कि मेरी संख्या 60 के आधे से कम है। 60 के आधे से कम है यानी 30 से कम है। 2 दहाई से ज़्यादा है। बिल्कुल वैसे ही बना लें। 2 दहाई से ज़्यादा व 3 दहाई से कम है। एक ही बना के दे रही हूँ मैं पहेली। 3 दहाई से कम है। 2 दहाई का मतलब 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है। और मैं कह देती हूँ कि इकाई, ये इकाई है भाई, इकाई का अंक दहाई से 3 कम है। समझ लो मेरी बात को। और अंकों का योग 7 है। अब संख्या आप बताओ क्या है? अंकों का योग 7 है।
भाई 20 और 30 के बीच में संख्या यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इकाई का अंक दहाई से 3 कम है। 25 पे ध्यान दो, नीचे लिखती हूँ 25 पे ध्यान दो। इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है जो कि 3 कम है, और 2 और 5 का जोड़ कितना आ रहा है? 7 है। तो संख्या क्या बन जाएगी? 25। तो इस पहेली को आप लिख लेना। आप अपने साथियों के साथ इस तरह और भी पहेली खेल सकते हो। अब ये आगे फिर से 3 बच्चे खड़े हो गए। ये कह रहा है कमल मेरे पास कुछ पेन है। ये कमल को कह रहा है। क्या कह रहा है देखते हैं कि कमल मेरे पास कुछ पेन है। ये एक बच्चा कह रहा है। दीपक के पास मेरे से 2 कम है। सुनो ध्यान से, इसके पास पता नहीं कितने पेन हैं, मान लो x पेन है। तो दीपक के पास 2 कम है तो x - 2 है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि दीपक और मेरे पास कितने पेन हैं? तो भी देखो अनुमान तो ऐसे नहीं लग सकता। अगर इसके पास 5 पेन हैं तो दीपक के पास 2 कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3। अगर इसके पास 10 पेन हैं तो दीपक के 2 कम 8 हो जाएंगे। अगर इसके पास 7 पेन हैं तो दीपक के 2 कम 5 हो जाएंगे। तो ऐसे तो अनुमान नहीं लगेगा। लेकिन आगे देखते हैं ये क्या कहता है। इस बच्चे का नाम वैभव है। हम मान लें, देखना ये क्या कह रहा है, हम मान लें कि वैभव के पास 3 पेन हैं तो दीपक के पास कितने हैं? अब ध्यान देना, ये कह रहा है कि दीपक के पास 2 पेन कम हैं। ये ध्यान से देखो भाई, इस बच्चे का नाम है वैभव, और ये कह रहा है कि दीपक के पास इससे 2 पेन कम हैं। अब ये कह रहा है वैभव के पास 3 है तो दीपक के पास 2 कम यानी 1 पेन हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि वैभव के पास 3 पेन है तो दीपक के पास कितने पेन है? 3 - 2, 1 पेन है। तरीका समझना है। वैभव के पास 4 पेन है तो दीपक के पास 4 - 2 यानी 2 पेन है। मतलब कम के लिए क्या कर दो? घटा कर दो, ज़्यादा के लिए जोड़ दो। आगे बढ़ो। अब ये कहता है यदि वैभव के पास इतने पेन हैं तो दीपक के पास कितने? वैभव के पास 5 है तो दीपक के पास 5 - 2 3 पेन हो जाएंगे। वैभव के पास 6 हैं, दीपक के पास 4 हो जाएंगे। 7 हैं तो 7 - 2 5 हो जाएंगे। अब उल्टा बता रहा है। अब ये कह रहा है कि दीपक के पास 6 हैं तो वैभव के पास 2 ज़्यादा हो जाएंगे। 6 + 2 8। इसके पास 7 हैं तो इसके पास 7 + 2 9। हमें दोनों तरफ से आना चाहिए। दीपक के पास 2 कम है तो वैभव के पास 2 ज़्यादा हैं, और इसके पास 10 पेन है तो इसके पास 10 - 2 कितने पेन हो गए? 1 मिनट भाई, इसको थोड़ा हम 1 मिनट साइड में कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कितने आ जाते हैं। बाकी का मिटा दिया है मैंने, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। तो ये देखिए सॉरी, यदि वैभव के पास कुछ पेन है x तो दीपक के पास कितने हैं? वैभव से 2 कम है यानी कि x - 2। तो ये आप भर लीजिए। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। देख लीजिए क्या कहता है कि बच्चों वैभव के पेनों की संख्या की जानकारी हमें नहीं है, वो अज्ञात हैं। अज्ञात का मतलब x, y, z, p, o कुछ भी हो सकता है। इनका मान 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? अब मैं कह दूं मेरे पास कुछ पेन है तो वो हो सकता है 0 भी हो और वो 100 भी हो। ठीक है, चलिए इन अज्ञात राशियों को हम चर कहते हैं। चर माने जो चलता रहे, जो बदलता रहे। चर का मान स्थिर नहीं होता। इन अज्ञात राशियों को हम अपनी आसानी के लिए कुछ चिन्हों, संकेतों या अक्षरों से दर्शाते हैं। तो ज़्यादातर बेटा क्या करते हैं, इनको x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z ले लेते हैं, a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि मेरे पास 5 पेन है, मैंने कह दिया भैया कि मेरे पास 5 पेन है, तो ये अचर है यानी फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। 5 है तो 5 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास x पेन है तो वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है और वो 1000 भी हो सकता है। तो ये तो चर है और ये अचर है। तो यही बात इसमें आपको बताई गई है
कि जब हम अज्ञात राशि का हमें मान ज्ञात हो जाता है तो उन्हें अचर बोलते हैं। बस दो बात आपने सीखनी है, चर अचर। चर जो बार बार बदले, एक्स है जैसे मैंने भाई आपके दोस्त ने अपनी मुट्ठी में कुछ कंचे रख लिए और बोल दिया मेरे पास कुछ कंचे हैं, कुछ का मतलब एक्स कंचे हैं, तो वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी। लेकिन अगर दोस्त ने कह दिया मेरे पास 5 कंचे हैं तो ये फिक्स हैं, ये बदलेंगे नहीं। उसने कह दिया 8 कंचे हैं तो ये फिक्स हैं, ये बदलेंगे नहीं। तो जो फिक्स है वो अचर है, जो बार बार वैरी करे बदले वो चर है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जब अज्ञात राशियों को किसी अक्षर या संकेत से दर्शाएंगे तो वैभव के पास पेन हो गए कितने भाई, x। दीपक के पास x घटा दो। कमल कहता है कि मैं x की बजाय कुछ और ले लूँ तो सही होगा। हाँ बिल्कुल सही होगा। वैभव कहता है कि तुम y भी ले सकते हो। मान लो तुम्हारे पास y पेन है तो दीपक के पास हो जाएंगे y घटा दो, ख़त्म बात। तो इसको किसी भी अक्षर से हम दर्शा सकते हैं। तो कमल ने इसका सामान्यीकरण करके, ये कुछ नहीं है, इसके ज़्यादा गहराई में मत जाओ, चर संख्या को हम x से ले सकते हैं, y से ले सकते हैं, z से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित स्थितियों को अचर और चर राशि में व्यक्त कीजिए। देखिए ज़रा, राधा के पास साहिल से 4 टॉफ़ी ज़्यादा हैं, दोनों के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। ठीक है, पहले तो हम मान लेते हैं कि अब ये कहता है मान लीजिए साहिल के पास 4 टॉफ़ी हैं, तो साहिल के पास टॉफ़ी, इसने बोला है किताब वाले ने कि 4 मान लो। अब राधा के पास कितनी है, राधा के पास टॉफ़ी कितनी है, साहिल से 4 ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए जमा करनी है, साहिल की 4 हैं उनमें 4 और जमा कर दो तो राधा की कितनी टॉफ़ी हो गई, 8। लेकिन अगर साहिल के पास x टॉफ़ी होती तो राधा के पास हो जाती x जमा 4, तो वो हो जाती हमारी x जमा 4। अगले प्रश्न पर आ जाओ। गगन और आयुष कंचे खेल रहे हैं। आयुष के पास गगन से 3 कंचे कम हैं, दोनों के पास कितने कंचे हैं। मान लीजिए गगन के पास 6 कंचे हैं, 6, ध्यान देना। अब गगन के कंचे, पहले गगन के कंचे लिख लो, 6 कोई संख्या है 6। आयुष के कंचे बताने हैं, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आयुष के पास गगन से 3 कम है, ये देख लो मैं डार्क कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कम का मतलब घटा, तो गगन के कंचों में से 3 घटा दो। गगन के कितने हैं, 6, 6 में से 3 घटा दो तो आयुष के कंचे हो जाएंगे 6 घटा 3। आ गया समझ में। ऊपर वाला एक बार फिर देखते हैं, 4 ही है। ठीक है, चलिए। रीटा अपनी माताजी से 20 वर्ष छोटी है। यदि रीटा की माताजी की आयु U है तो रीटा की कितनी हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, रीटा की आयु, रीटा की जो आयु है वो है माताजी की आयु से कितनी कम है, 20 वर्ष। माताजी की आयु कितनी है, U वर्ष, तो ये हो जाएगी U घटा 20। आगे चलें। मोहन के पास रमित से 2 गुना आम हैं। यदि रमित के पास 2 आम हैं तो मोहन के पास कितने आम हैं। बहुत ध्यान से सुनना। मोहन के पास, बहुत ध्यान से देखना है, जो मोहन के आम हैं, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। मोहन के पास रमित से दुगने हैं, यानी कि रमित के आम से दुगने आम हैं। अब रमित के पास अगर 2 आम हैं तो मोहन के उससे भी दुगने हैं, यानी कि 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को आपने ध्यान रखना है, इसी पर आगे एक सारणी आ रही है, फिर समझ लो। मोहन के पास रमित से दुगने हैं, जितने रमित के आम हैं मोहन के उससे दुगने आम हैं। समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ो, अगले पृष्ठ पर आओ। तो ये कहता है कि इस आधार पर सारणी पूरी करो। यदि रमित के 3 आम हैं तो मोहन के आम 3 से दुगने हैं, यानी 3 दूनी 6। रमित के पास 4 आम हैं
तो मोहन के पास 4 से दुगने हैं 8 आम हैं। अब एक बात और समझो, जितने आम मोहन के पास हैं रमित के पास उससे आधे हैं। अब इसने कह दिया कि मोहन के 10 आम हैं तो रमित के आम 10 भाग 2 कितने हो जाएंगे? 5। बात समझ आ रही है? अगर मोहन के पास दुगने हैं तो रमित के पास आधे हैं। अब रमित के 8 आम हैं तो मोहन के 8 दूनी 16। अब मोहन के 200 आम हैं तो रमित के 200 भाग 2 यानी 100 आम हो जाएंगे। और यदि रमित के 500 आम हैं तो मोहन के 500 गुणा 2 यानी 1000 आम हो जाएंगे। इस टेबल को आप इसमें से देखकर पूरा कर लेना। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना। यदि मोहन के पास n आम हो तो रमित के पास कितने आम हैं? अब ये ध्यान देना कि जो रमित के आम हैं वो मोहन से आधे हैं। आधे का मतलब 2 से भाग करना है। मोहन के पास n आम हैं तो रमित के पास उससे आधे यानी कि n/2 आम है। अब ये क्या कहता है कि n गुणा 2 को हम 2n से दर्शाते हैं। अगर मैं n का दुगुना करूं तो वो 2n हो जाएगा। यदि मैं x का दुगुना करूं तो वो 2x हो जाएगा। यदि मैं y का 4 गुणा करूं तो 4y हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं अचर को चर से गुणा करती हूं तो चर आगे लिखते हैं और अचर को हमेशा पीछे लिखते हैं। इस पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। देखो, 8 गुणा p 8p और p गुणा 8 लिखोगे तो भी 8p। तो 4 गुणा z का मतलब 4z, 8 गुणा f का मतलब 8f, 7 गुणा y का मतलब 7y और y गुणा 6 का मतलब 6y। यानी हमने अचर को आगे रखना है। इसी प्रकार जब हम भाग कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, तो p का आधा p/2, y का 1/4 यानी y को 4 से भाग कर दो, x का आधा x को 2 से भाग कर दो। ऐसे भी लिख सकते हो n का 1/4 n/4। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। यदि चर और अचर राशियों पर विभिन्न संक्रियाएं, संक्रियाएं का मतलब जमा, घटा, गुणा और भाग से होता है तो जो भी हमें मिलता है वो बीजीय व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक। अब ये शब्द आपने ध्यान रखना है, बीजीय व्यंजक। अभी मैंने ऊपर जितने भी लिखे थे ना, ये सब भाई बीजीय व्यंजक थे। ये जो मैंने यहाँ लिखा था 4z, 8f, 6y, 7y, ये सब मैंने बीजीय व्यंजक आपको लिखकर दिखाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बीजीय व्यंजक बनाते हैं। देखिए, ये कहता है कुछ बीजीय व्यंजक बनाएं। आई में 7 जोड़ना, आई लिखो, जमा लगाओ 7 कर दो। के में 8 घटाना, के लिखो, घटा करके 8 लिखो। एम के 4 गुणे यानी कि 4m में जोड़ना कितना? 5। n के आधे में से 4 घटाना, पहले n का आधा करो, समझ रहे हो? पहले n का आधा, यहाँ साइड में करके दिखाऊं तो n/2 में से 2 हिस्से कर दिए मैंने, अलग अलग कलर लेती हूँ मैं। एक हिस्सा ये है n का आधा यानी n/2, घटा करनी है, घटा लगा दो। कितना घटाना है? 4। समझ आया यहाँ तक? इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं ऊपर कर लेती हूँ। k को 3 से गुणा करके, k को 3 से गुणा करोगे 3k आएगा, 7 जोड़ना, जमा का 7। j को 5 से गुणा करके यानी 5j, 9 घटाना तो घटा का 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ। यहाँ तक बेटा जी अगर कोई भी आपको समस्या है ना तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें लिखना है। मैंने आप बच्चों के लिए 7वीं कक्षा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन करो। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संख्याओं का जादू। क्या कहता है? एक संख्या ले ली मैंने, मन में ले लूँ। मान लो मैंने 10 ले लिया, उसे दुगना करो
10 गुणा 2 कितना आ गया 20। फिर 4 से गुणा करो, 20 को मैंने 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 80। 80 आ गया, ध्यान देना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। उत्तर को 8 से भाग करो, 80 को जब 8 से भाग करोगे कितना आएगा 10। वही संख्या वापस आ गई, तुम्हें क्या मिला 10 मिला। ठीक है, तुम्हें क्या मिला 10 मिला। आगे चलते हैं। यह पहेली कैसे बनी? यह पहेली कैसे बनी? माना संख्या x, x का दुगुना किया 2x, 2x का 4 गुणा किया 8x, 8x को 8 से भाग किया, फिर से हमें x वापस मिल जाता है। तो इस तरह से ये पहेली बन गई। एक और पहेली ले लो। एक संख्या लो, मान लो मैंने ले ली 5, उसे तिगुना करो, 5 का तिगुना कर दो 15, फिर तिगुना करो, 15 का तिगुना कर दो 45, फिर दुगुना करो तो 45 का दुगुना कर दो, मुझे पता है कितना आता है 90। 18 से भाग करो, ध्यान देना 90 आ गया था, 90 को मैंने किससे भाग कर दिया 18 से, 18 पंजे 90, 90 को जब 18 से भाग करोगे तो 18 पंजे 90 आता है। तुम्हें क्या मिला? हमें 5 मिल गया, यानी जो संख्या थी वही वापस मिल गई। अब देखिए एक और है आयु खेल पहेली। मदन ने अपने दोस्त अमित के साथ एक खेल खेला। मदन और अमित 2 दोस्त हैं। क्या कहता है वो, ध्यान से देखना कि अपनी आयु लिखो। मान लो उसकी आयु है 12 साल, उसमें 6 जोड़ो, 6 जोड़ दिया, कितना आया 18। जोड़ को 2 से गुणा करो, 18 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आया 36। जो आया उसमें से 12 को घटाना है, तो 36 में से 12 को घटा दो, कितना आ गया 24। जो उत्तर आया उसको फिर 2 से भाग कर दो, 24 को 2 से भाग करोगे 12। 12 क्या थी? दोस्त की आयु थी, फिर से वापस आ गई। ठीक है भाई, हम कर क्या रहे हैं, हमने उसमें 6 जोड़ा, उसका दुगुना किया, फिर 12 घटा दिया, फिर 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं उल्टी चाल खेल। ठीक है, आप भी यह खेल खेलें और अपने सहपाठियों से इस पर चर्चा करें कि आपका उत्तर क्या है। तो यहाँ मैंने चर्चा कर ही दी है, आप अपनी उम्र लिख के इस खेल को खेल लेना। अब है उल्टी चाल खेल। ये देखो भाई, उल्टी चाल खेल है। अमर कहता है मैंने एक संख्या सोची, उसके दुगने में, संख्या के दुगने में 5 जोड़ो तो 55 आता है। क्या तुम संख्या बता सकते हो? अब अगर इसको बीजगणित से करें तो संख्या कितनी है x, दुगुना करो 2x, 5 जोड़ो तो कितना आ गया 55। अब वो कहता है कि हल करो, कैसे करें? इस 5 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो 55 घटा 5 हो जाएगा, यानी कि 55 में से पहले 5 घटा दो, कितना आया 50 आया। और वो 50 उस संख्या का दुगुना है, यानी संख्या निकालने के लिए 50 को 2 से भाग कर दो, 50 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 25। मैंने लेफ़्ट साइड में बीजगणित के तरीके से बता दिया है और राइट साइड में डायरेक्ट बता दिया है। भाई संख्या का दुगुना में 5 जोड़ा तो 55 आया, तो पहले 55 में से 5 घटा दो, जो उत्तर आया वो संख्या का दुगुना है, तो संख्या निकालने के लिए उसको 2 से भाग कर दो तो 25 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब देखते हैं बुक वाला क्या कह रहा है। ये कह रहा है केतन ने 25 उत्तर दिया। अमर बोला केतन तुमने यह कैसे किया? तो अब केतन बता रहा है इस पहेली में मैंने तुमने जितना जोड़ा था उतना घटा दिया, यानी कि 55 में से 5 घटा दिया, फिर तुमने 2 से गुणा किया था, मैंने 2 से भाग कर दिया, यानी उसने उल्टा कर दिया। 55 में 5 जोड़ा था तो 5 घटा दिया, 2 से गुणा करा था तो 2 से भाग कर दिया। तो बोला कि मैंने तुमसे, पढ़ो इसको, मैंने तुमसे बिल्कुल उल्टी चाल चली। तुमने 5 जोड़ा, मैंने घटाया, तुमने दुगुना किया तो मैंने 2 से भाग कर दिया। यही चीज़ इस बॉक्स में इन्होंने यहाँ करके दिखा रखी है। अब हम इसका लास्ट पेज है इस पहले चैप्टर का, उस पर चलते हैं कि बच्चों आपने यदि किसी और तरीके से भी किया है तो अपनी चर्चा सहपाठी और अध्यापक से करें। और अब ये क्या कहता है
कि केतन अब तुम्हारी बारी है, तुम पहेली पूछो। तो ये कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने खुद पहेली कैसे बनाई। तो उसने कहा यह तो बहुत सरल है। कैसे सरल है? बोला मैंने संख्या सोची, 2 से गुणा किया। संख्या उसने सोची 25, 25 को 2 से गुणा किया 50, उसमें 5 जोड़ दिया, संख्या बन गई 55। अब मैंने जो संख्या 25 सोची थी वो तुम्हें नहीं बताई, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। अब ये देखो लास्ट में आपको एक पहेली और दे दी कि केतन बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया है, पहले पहेली का हल लिखो फिर उसे पहेली बनाओ। ठीक है ना भाई, किसी नंबर को 3 से गुणा करके 7 जोड़ें तो 40 आ रहा है। अब क्या करो, 40 इसमें 7 जोड़ के 40 आ रहा है तो 40 में से 7 घटा दो, 33 आया। इसने 3 से गुणा, 1 मिनट में साफ कर लूँ ताकि आपको दिखे थोड़ा। ये देखो कोई संख्या x थी मान लो, इसका तिगुने में 7 जोड़ के 40 आया तो 40 में से उल्टा कर दो, 7 घटा दो, 33 आया। इसने 3 से गुणा करा था, हम 33 को 3 से भाग कर देते हैं, संख्या कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। तो बहुत ही आसान पहेली बन जाती है। तो ये क्या कहता है कि मैंने एक संख्या सोची, उसको 3 से गुणा किया, 7 जोड़ने पर 40 आता है, संख्या बताओ। तो संख्या हो गई 11। अब ये आगे कहता है कि बच्चों तुम भी इस प्रकार की पहेलियाँ स्वयं बनाओ और सहपाठियों के समूह में पहेली का खेल खेलें। तो आप भी इस तरह बना सकते हो बेटा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।